हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, राजस्थान माध्यमिक बोर्ड द्वारा आपका रीट यानी कि राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स का एग्जाम दोस्तों होने जा रहा है। और उसके लिए हम आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस पेपर दोस्तों लेके आए हैं। दोस्तों, ये प्रैक्टिस पेपर जो होगा आपका लेवल 1 कक्षा 1 से 5 तक होगा। इसमें आपको पूरे के पूरे 150 प्रश्न मिलेंगे जो कि राजस्थान माध्यमिक बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। तो आप एक भी क्वेश्चन जो है मिस मत कीजिएगा, वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। चूंकि एक प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, तो आप साथ ही साथ आंसर अपने देते चलिएगा और अंत में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 150 में से कितने जवाब सही मिले दोस्तों। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं लेवल 1 एग्जाम पैटर्न क्या है क्लास 1 से 5 तक का। सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे दोस्तों और मार्क्स भी 30 होंगे। लैंग्वेज 1 जिसमें से आप एक चुन सकते हैं हिंदी, सिंधी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी एंड गुजराती, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे और मार्क्स भी 30 होंगे। लैंग्वेज 2 है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी एंड गुजराती, जिसमें से आप एक चुन सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे, इसके मार्क्स भी 30 होंगे। अगला विषय है मैथमेटिक्स यानी गणित, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 हैं और मार्क्स भी 30 हैं। पांचवा सब्जेक्ट जो होगा एनवायरमेंटल स्टडीज का यानी कि पर्यावरण अध्ययन का, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन शाम के 30 होंगे और मार्क्स भी 30 होंगे दोस्तों। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 हैं और टोटल मार्क्स हैं 150। और ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम होगा आपका 2 घंटा 30 मिनट यानी कि 150 मिनट ही आपको समय दिया जाएगा। तो आइए पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के पहले प्रश्न से शुरू करें दोस्तों। पहला है बाल विकास में क्या होता है। तो बाल विकास में दोस्तों गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। बार बार पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि किस परीक्षा के संचालन के दौरान बच्चों को कहानी सुनाने के लिए कहा जाता है। तो ये कहा जाता है दोस्तों बाल अंतर्बोध परीक्षण के दौरान। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा, जिसे CAT भी कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इसका निर्माण जो है लियोपोल्ड बैलन ने किया था। इसमें 10 कार्ड होते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बार बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है, जिसमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों की कठिनाई क्या है। तो दोस्तों कठिनाई जो है वो है पलटावी। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। तो ये करता है दोस्तों ऑप्शन डी की विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो सही कथन जो है दोस्तों वो है ऑप्शन सी कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे है छठा प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों को विश्लेषणात्मक और संप्रेषण कौशल विकसित करने के अध्ययन अवसर उपलब्ध कराता है। तो ये कराता है दोस्तों समूह चर्चा। ऑप्शन ए ग्रुप डिस्कशन जिसे कहते हैं। आगे देखिए कि नरेश और मुकेश की आयु समान है, उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफी अंतर है। यह विकास के निम्न सिद्धांत के कारण होता है। यह होता है दोस्तों व्यक्तिगतता का सिद्धांत के आधार पर। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। इसका कारण क्या होता है, व्यक्तिगतता का सिद्धांत। आगे है
कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका होगा। तो ये होगा दोस्तों सृजनात्मक क्रियाकलाप, ऑप्शन बी। आगे है कि एक अच्छे शिक्षक का होना चाहिए, यह होना चाहिए संसाधन युक्त और सहभागी, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं कि बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो जो कथन सत्य है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी कि समवयस्कों और पितरेक यानी जो जीन्स होते हैं आपके का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा, यह कथन सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न पर कि अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है। तो यह है दोस्तों परिपक्वता एवं आयु। आगे देखिए कि एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की के खालिस्तान के बारे में चिंतित है। किसके बारे में चिंतित है वो, तो वे हैं संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में चिंतित है। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से विप्रेरित करता है। तो ये करता है दोस्तों लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे है कि सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने खालिस्तान कर लिया है। तो क्या आएगा दोस्तों इसमें, क्या वो समायोजित कर लिया है, अंगीकार कर लिया है, अनुकूलित या समुचिता कर लिया है। तो ये कर लिया है दोस्तों अनुकूलित। ऑप्शन सी इसका जवाब है। ठीक है, आगे देखिए मिलान हमें करना है दोस्तों। निम्न का मिलान करते हुए दी गई तालिका में से सही उत्तर का चयन करें। सूची ए दे रखी है आपको, सूची ब दे रखी है। ठीक है, देखिए पहला है एल, मन तरंग को एक रक्षा तंत्र के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो दोस्तों ये होता है आपका पलायन। क्या होता है, ये होता है पलायन। दूसरा है रक्षात्मक तंत्र, व्यक्ति का बचाव करती है। तो ये होता है दोस्तों आपका चिंता। ऑप्शन फोर्थ। तीसरा है एन है उदातीकरण को रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये होता है दोस्तों आपका प्रतिस्थापन। वो है क्षतिपूर्ति को रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये होता है दोस्तों नकारना, ऑप्शन पहला। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ये होगा आपका ऑप्शन सी यानी एल का दूसरा, एम का चौथा, एन का तीसरा और ओ का पहला। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब। अनुवांशिकता एक खालिस्तान सामाजिक संरचना मानी जाती है। तो ये मानी जाती है दोस्तों स्थायी सामाजिक संरचना मानी जाती है आनुवंशिकता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगे देखिए प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे
कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन और मूल्यांकन के बारे में सत्य है? तो सत्य कथन जो है वो है ऑप्शन है कि एक शिक्षक का 10 से 30% समय आकलन और मूल्यांकन में व्यतीत होता है। आगे देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न कि विज्ञापन और कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रदर्शन विद्यालय पत्रिका का प्रकाशन का उद्देश्य है। तो यह है शिक्षार्थियों को एक सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे बाल्यकाल होता है। तो बाल्यकाल होता है दोस्तों 6ठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किस कारक का सीखने पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है? तो सबसे कम प्रभाव पड़ता है दोस्तों लिंग भेद का। ऑप्शन डी। ठीक है, आगे प्रश्न है निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा? तो ये करेगा दोस्तों विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है। ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि निम्न सिद्धांतों में से कौन सा बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों यानी कि संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन एवं औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है? तो ये करता है दोस्तों ऑप्शन सी कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। आगे है प्रश्न कि राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान यानी NIVH स्थित कहाँ है? राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान दोस्तों ये है आपका देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। आगे बढ़ते हैं। प्रयोग में अन्य चरों का मूल्य शून्य अथवा स्थिर करना कहलाता है। तो ये कहलाता है दोस्तों वस्तुनिष्ठता। ऑप्शन बी। ठीक है, आगे इनमें से कौन सी विधि शिक्षण की प्रयोगशाला विधि को प्रयोग करने का लाभ है? तो यह दोस्तों करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए। ठीक है, आगे है कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? तो ये नहीं करते हैं दोस्तों ऑप्शन सी उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। ऑप्शन सी। आगे है कि सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय? ये होती है सिवाय पृथक्करण के। ऑप्शन ए। आगे प्रश्न देखिए कि 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो 16 PF होता है दोस्तों 16 पर्सनैलिटी फैक्टर। इसका उपयोग जो है व्यक्तित्व मापन हेतु किया जाता है। ऑप्शन सी। आपको बता दें इस परीक्षण का निर्माण कैटल द्वारा किया गया। इस परीक्षण के अंतर्गत 17 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के 16 शील गुणों को मापा जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न है कि किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया था एबिंगहॉस ने। ऑप्शन सी।
तो दोस्तों ये थे आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न। अब हम शुरू करेंगे लैंग्वेज 1 इंग्लिश के प्रश्न, जिसकी भी लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 इंग्लिश हो दोस्तों दोनों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए शुरू करें। डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 31 से 35 है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। पैसेज दे रखा है दोस्तों, उससे में प्रश्नों के उत्तर छांटने होंगे। देखिए पैसेज है वन संडे मॉर्निंग आई वॉज ट्रैवलिंग ऑन ए सब वे इन मुंबई, पीपल वर सिटिंग क्वाइटली, सम रीडिंग न्यूज पेपर, सम लॉस्ट इन थॉट, इट वॉज ए काम पीसफुल सीन। तो दोस्तों ये एक यात्रा वृत्तांत दे रखा है, इसमें से आपको प्रश्नों के उत्तर छांटने होंगे। ठीक है, तो आइए प्रश्न देखते हैं। 31वां प्रश्न, इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द मैन्स बिहेवियर दैट ही वॉज। यह निकाला जा सकता है उस व्यक्तित्व के व्यवहार से कि वह किस प्रकार का आदमी है। तो ये दोस्तों मेंटली डिस्टर्ब्ड यानी मानसिक रूप से तंग, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे है कि व्हेन द राइटर लर्न द ट्रूथ, जो लेखक है उसने कहाँ पर सच्चाई को सीखा। ये था हिज हर्ट वॉज फिल्ड विद द मैन्स सफरिंग, कि उसका जो दिल है वो पसीज गया था उस आदमी की पीड़ा को देख के। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। द प्राइमरी पर्पज ऑफ द ऑथर इज टू, जो प्राथमिक उद्देश्य है लेखक का वो क्या है। यह है सो ए रेडिकल शिफ्ट इन एटीट्यूड, दृष्टिकोण में एक अंतर्जातीय अंतर्गत रूप से जुड़ाव करना, उसको मोड़ देना, दिखाना होता है। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे द वर्ड ओब्लियस मीन्स, तो ओब्लियस का अर्थ होता है दोस्तों अनजान, बेखबर, बेसुध, विस्मरणशील, और इसका इंग्लिश में होगा अनवेयर, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू कंपैशन, कंपैशन का विपरीतार्थक शब्द क्या है। कंपैशन का अर्थ होता है दोस्तों करुणा, दया, सहानुभूति, अनुकंपा, और इसका अपोजिट होगा क्रुएल्टी, जिसका अर्थ है निर्दयता, क्रूरता, दयाहीनता। ऑप्शन ए इसका जवाब है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। पैसेज दे रखा है दोस्तों, इससे में आंसरों की पहचान करनी है कि योर एटीट्यूड्स आर द पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम विच यू वीव लाइफ। सम पीपल सीम टू हैव ए गुड एटीट्यूड टुवार्ड्स मोस्ट थिंग्स, सम पीपल सीम टू हैव ए बैड एटीट्यूड टुवार्ड्स एवरीथिंग। दोस्तों ये पैसेज दे रखा है आपको, इसमें से देख लीजिए एक बार, प्रश्नों के उत्तर में देने होंगे। ठीक है, तो प्रश्न देखते हैं कि द टर्म बैड एटीट्यूड इज यूज्ड फॉर यंग पीपल बिकॉज दे, जो टर्म है बुरे दृष्टिकोण की, ये प्रयोग की जाती है साधारणतः नौजवान जो पुरुष हैं उनके लिए। क्यों की जाती है? क्योंकि वो ओफन गेट इन टू डिफिकल्टी, वो प्राय कठिनाई में गिर जाते हैं। ऑप्शन सी इसका जवाब है। आगे बढ़ते हैं कि राइट एटीट्यूड्स आर एब्सोल्युटली एसेंशियल टू, जो सही दृष्टिकोण है वो मुख्य तौर पर प्राथमिक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो सक्सीड इन लाइफ करते हैं, क्योंकि वो जीवन में सफलता प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आसान प्रश्न है। आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी जो कथन है वो सही कथन है। तो ये है आवर एटीट्यूड्स आर क्रिएटेड एंड कंट्रोल्ड बाय आवर बिलीव्स, जो हमारे दृष्टिकोण हैं वो निर्मित और नियंत्रित किए जाते हैं हमारे विश्वासों द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे है कि द वर्ड डेटरमाइन मोस्ट नियरली मीन्स, जो शब्द है डेटरमाइन उसका
अर्थ क्या है? डेटरमाइन होता है दोस्तों दृढ़ निश्चय, और इसका सही जो जवाब होगा वो होगा गवर्न, ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। पार्ट ऑफ स्पीच में बताना है दोस्तों कौन सा होगा। सम पीपल सीम टू हैव ए गुड एटीट्यूड टुवार्ड्स मोस्ट थिंग्स। तो टुवार्ड्स को अंडरलाइन कर रखा है, किस प्रकार का है दोस्तों, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? क्या वो एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है? दोस्तों टुवार्ड्स एक प्रीपोजिशन है, ऑप्शन बी, याद रखिए। आगे प्रश्न देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो दोस्तों में डायरेक्ट स्पीच दे रखी है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है दोस्तों। सेंटेंस है, ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो दोस्तों इसका विकल्प सही जो है वो है ऑप्शन ए कि ही सेज दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्योंकि आपको बता रखा है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जब भी कभी सार्वभौमिक सत्य आ जाएं तो वैसे का वैसा वो लिखा जाता है दोस्तों, सिर्फ ये चेंज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे है, क्या हो मैनी पार्ट्स ऑफ द टंग वर्क वाइल स्पीकिंग। बोलते समय जीभ के जो है कितने भाग जो हैं कार्य करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ये करते हैं दोस्तों 4 पार्ट, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे है कि स्पीच साउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू। स्पीच साउंड जो हैं वर्गीकृत की जा सकती हैं किन 2 पार्टों में? ये की जा सकती है वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स में, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग टू द गिवन वर्ड एज आंसर। अपोजिट में चुनना है दोस्तों ट्रांस साइंस। तो ट्रांस साइंस एक नाउन है दोस्तों, इसका अर्थ होता है अस्थायित्व, क्षणभंगुरता, अल्पकालीनता या अति अनित्यता। और इसका जो अपोजिट होगा वो होगा दोस्तों आपका एटर्निटी, यानी कि शाश्वतता या सवा सर्वदा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे देखिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस देर आर 4 डिफरेंट वर्ड्स आउट ऑफ विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो करेक्टली स्पेल्ड है दोस्तों वो वर्ड में चुनना है। तो ये ऑप्शन सी सिमिल्टेनियस। सिमिल्टेनियस होता है दोस्तों समकालिक, ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है। आगे है कि स्क्रिबलिंग इज ए स्टेज ऑफ। स्क्रिबलिंग जो है वो किस प्रकार की स्टेज है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों राइटिंग की, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं कि प्राइमरी टीचर शुड इंट्रोड्यूस रीडिंग थ्रू। तो प्राथमिक अध्यापक होता है उसको जो अध्ययन है वो करवाना चाहिए, वो करवाना चाहिए पिक्चर बुक्स के थ्रू, यानी कि जिन किताबों में पिक्चर हों, चित्र हों, उनके माध्यम से प्राथमिक जो बच्चे होते हैं उनको सिखाना चाहिए अध्यापक को। ऑप्शन 20 का जवाब होगा। आगे है स्कैनिंग इज ए रीडिंग एक्टिविटी विच हेल्प्स द लर्नर्स टू। जो स्कैनिंग है वो पढ़ने के लिए एक अच्छी गतिविधि मानी जाती है जो कि अधिगमकर्ताओं को सहायता करती है, किसमें करती है? ड्रॉ और इन्फॉर्मेशन, सूचना को निकालने के लिए, पाने के लिए स्कैनिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे है कि फॉर प्रोसेस राइटिंग, लिखने हेतु विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी फॉलोड। किस प्रकार का जो बिंदु है वो हमें उसका अनुसरण करना चाहिए? ये करना चाहिए लॉजिकल सीक्वेंस का, तार्किक क्रमबद्धता का हमें जो है अनुसरण करना चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है।
आगे देखिए कि खालिस्तान इज ए प्री रिक्वेस्ट टू लर्निंग ए लैंग्वेज। किसी भी भाषा को सीखने के लिए एक पूर्वाग्रह क्या है, कि पहले में क्या करना होगा। पहले जो है दोस्तों बच्चे में मोटिवेशन, प्रेरणा होनी चाहिए जिससे वो भाषा सीखने में सक्षम हो सके। तो ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। आगे है, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द लर्नर्स प्रोनाउंसिएशन ए टीचर फर्स्ट नीड्स टू। अधिगमकर्ताओं का उच्चारण शुद्ध करने के लिए एक अध्यापक को सबसे पहले क्या करने की जरूरत होती है। तो अध्यापक को दोस्तों यूज़ रिकॉर्डेड मॉडल ऑफ साउंड्स। जो अध्यापक है उनको रिकॉर्डेड जो साउंड्स होती हैं उनको बच्चों को सुनाना चाहिए, जिससे वो कैसे शब्दों को बोलते हैं सीख सके। तो ऑप्शन इसका सही जवाब है। आगे है कि प्रॉब्लम्स ऑफ स्पेलिंग एरर्स ऑफ द स्टूडेंट्स कैन बी इजली सोल्व थ्रू। समस्याएं होती हैं स्पेलिंग एरर्स की विद्यार्थियों के समक्ष जो लाई जाती हैं, वो उनको आसानी से सोल्व किया जा सकता है, उनका समाधान किया जा सकता है। किसके द्वारा ये किया जा सकता है दोस्तों? डिक्टेशन के द्वारा। ऑप्शन सी, वर्तनियों के द्वारा। आगे है, ए गुड लिसनर कैन। एक अच्छा जो सुनने वाला होता है वो कर सकता है। तो वो करेक्टली रिस्पॉन्ड टू एवरी क्वेश्चन आस्क्ड। जो उसको क्वेश्चन पूछा गया है, जो प्रश्न पूछा गया है उसका सही से उत्तर दे सकता है। एक गुड लिसनर की पहचान होती है दोस्तों ये। तो ऑप्शन इसका सही जवाब है। ठीक है। आगे है कि स्टीफन क्रैसन्स थ्योरी, स्टीफन क्रैसन का सिद्धांत जो है सेकंड लैंग्वेज का डज नॉट कंसिस्ट ऑफ, वो शामिल नहीं करता है। तो ये नहीं करता है दोस्तों लर्नेबिलिटी हाइपोथेसिस। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। व्हाइल लर्निंग वोकेबलरी लर्नर्स कनेक्ट वन वर्ड। वोकेबलरी सीखते समय जो अधिगम करता है वो जुड़ते हैं वन वर्ड, एक शब्द से, विद इट्स रिलेटेड वर्ड्स एंड द वर्ड्स विच कैन ओकर बिफोर एंड आफ्टर इट। और उससे जो कि पहले और बाद में उस शब्द के दिया गया है। वट इज़ दिस टेक्निक कॉल्ड। इस प्रकार की जो विधि है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों कोलोकेशन, जिसे शब्द विन्यास कहा जाता है। इसका उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन इसका जवाब होगा। ठीक है। आगे है, स्पीच कम्युनिटी रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल हु। एक स्पीच कम्युनिटी जो है वो संदर्भित करती है एक व्यक्तियों के समूह को जो कि शेयर होमोजेनिटी विद रेफरेंस टू देयर वैल्यू सिस्टम। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है दोस्तों। ठीक है। आगे है, इंटरेक्टिव लिसनिंग मीन्स लिसनिंग। इंटरेक्टिव जो सुनना होता है दोस्तों, वो किस प्रकार का सुनना होता है, किस प्रकार का कौशल होता है? तो इसमें टू जज द स्पीकर्स मूड एंड टोन। जो स्पीकर है, जो बोलने वाला होता है, उसकी जो लय है, ताल है, उसको अच्छी तरह से समझ सके। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है। आगे, सो टेक्स्ट इज रीड अलाउड एंड देन स्टूडेंट्स विजुअलाइज व्हाट द पैसेज डिस्क्राइब्स। एक शॉर्ट टेक्स्ट जो होता है उसको ऊंचे जोर जोर से जो है विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनको काल्पनिक तौर पर उनको पैसेज को देखते हैं। देन दे टेल द टीचर अबाउट देयर विजुअलाइजेशन। और वो क्या सोचते हैं वो अध्यापक को बता देते हैं। और ड्रॉ ए पिक्चर, और एक चित्रित करते हैं। द एक्टिविटी एसेसेस स्टूडेंट्स। जो इस प्रकार की गतिविधि है वो विद्यार्थियों की किस प्रकार का मूल्यांकन करती है? तो ये करती है दोस्तों लिसनिंग कंप्रिहेंशन का। ऑप्शन बी। ठीक है। आगे है
कि टेक्स्ट दैट रिक्वायर स्टूडेंट्स टू स्कैन इन ऑर्डर टू, एक टेक्स्ट जो है उसको ज़रूरत होती है विद्यार्थियों के लिए स्कैन करने के लिए, समझने के लिए, विश्लेषण करने के लिए। द राइटर्स मैसेज एंड पर्पज़ कुड बी, जो राइटर का लेखक का संदेश है, वो उद्देश्य है, वो हो सकता है, वो हो सकता है एक पोयम, एक कविता। ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि डिसलेक्सिया इज एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी दैट नेगेटिवली इफेक्ट्स द अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी इन टर्म्स ऑफ। तो डिसलेक्सिया जो होता है वो किस अक्षमता को बताता है? ये बताता है दोस्तों रीडिंग को। ऑप्शन डी, पढ़ने में अक्षमता को कहा जाता है डिसलेक्सिया। दोस्तों ये थे आपके इंग्लिश के प्रश्न। अब हम आते हैं लैंग्वेज टू, जिसकी भी लैंग्वेज टू या वन हिंदी हो दोस्तों, दोनों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो देखिए, निर्देश है प्रश्न संख्या 61 से 65 तक। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो गद्यांश देखते हैं कि मैं स्वतंत्र हुए 15 वर्ष ही हुए थे कि पड़ोसी चीन ने हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया। उत्तर सीमा की सफ़ेद बर्फीली चोटियाँ शहीदों के खून से सनकर लाल हो गई। हजारों माओं की गोदें सूनी हुई, हजारों की मांग का सिंदूर पूछ गया और लाखों बागे बच्चे पिता के प्यार से वंचित हो गए। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश आपको दे रखा है दोस्तों। ये इससे संबंधित में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए 61वां प्रश्न कि मेरे वतन के लोगों, गीत के बारे में क्या सच नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों, मन्ना डे ने सुर दिया, ये सच नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसको जो है लता मंगेशकर जी ने गाया था। आगे है कि पीठ में छुरा भोंकना का अर्थ है। तो इसका अर्थ है दोस्तों विश्वासघात करना। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि मांग का सिंदूर पूज जाना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका अर्थ है विधवा हो जाना। आगे है कि देश का हौसला पस्त था क्योंकि चीन से मात खाई थी। ऑप्शन डी। ठीक है, आगे है कि उमड़ना क्रिया का कौन सा प्रयोग ठीक नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों, दूध उमड़ने लगा। ठीक है, उमड़ना नहीं आ गया दोस्तों, इसके स्थान पर उबलना आएगा, याद रखिए। आगे निर्देश प्रश्न संख्या 66 से 70 तक की नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो देखिए, बारिश के लिहाज से वह साल ठन ठन गोपाल था, खेतों में जैसे तैसे धान रोप दिया गया था, लेकिन तेज धूप ने उसे झुलसा डाला था। तो दोस्तों आपका पूरा का पूरा ये देख लीजिएगा पैसेज। तो इससे संबंधित प्रश्न देखिए, गद्यांश के आधार पर ये कहा जा सकता है कि अगले दिन लोग बारिश होने से खुश थे। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं कि जीशियां शब्द का भाव है। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों बहुत हल्की बूंदाबांदी। ठीक है, आगे हम जैसे डीलो ने एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला किया, वाक्य में लेखक ने अपनी किस विशेषता को बताया है? ये बताया दोस्तों पढ़ाई में पिछड़े। आगे है कि इन लोगों ने रेनी डे नहीं मनाया। ये नहीं मनाया दोस्तों जो पढ़ाकू थे।
ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आगे देखिए कि सावन सिर पर था और बादल लापता, वाक्य है। तो इसमें वाक्य है दोस्तों संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन सी, क्योंकि और से जुड़ा हुआ वाक्य है। आगे देखिए कि बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है। तो यह है बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। तो यह है कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे है कि भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसमें कथन जो सही है वो है कि बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। यह है दोस्तों बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना, ऑप्शन सी। आगे कि कहानी कविता गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों। आगे प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। तो यह अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। आगे लिखना एक ऐसी प्रक्रिया है, लिखना जो है दोस्तों वो एक तरह की बातचीत है, ऑप्शन सी। आगे देखिए कि कक्षा एक के बच्चे खालिस्तान एवं खालिस्तान से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो ये आते हैं दोस्तों घर, परिवार और परिवेश से, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि कक्षा एक और दो के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ खालिस्तान से हो और किसी खालिस्तान के लिए हो। तो दोस्तों ये आएगा इसमें कक्षा एक और दो के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो, तो ऑप्शन इसका जवाब होगा। अगला इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो ये नहीं है दोस्तों सुनी गई बातों का ज्यों को त्यों दोहराना, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। आगे भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो यह भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं, ऑप्शन इसका सही जवाब है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि कंजूसी से धन व्यय करने वाला कहलाता है, इसे कहेंगे कृपण। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इसका जवाब होगा कृपण। ठीक है। और जो कम खर्च करता हो उसे कहते हैं मितव्ययी, ये भी याद रखिएगा। आगे है
कि जिन वाक्यों में किसी कार्य के होने की सामान्य सूचना मिलती है वह वाक्य होते हैं दोस्तों विधानवाचक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि ऐसे उपवाक्यों के बीच जो कि आपस में संबंध होने पर भी स्वतंत्र वाक्य प्रतीत होते हैं वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? वहां होता है दोस्तों अर्धविराम का। ऑप्शन ए अर्धविराम। आपको पता है दोस्तों ये ऐसे होता है अर्धविराम। ठीक है। आगे ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है दोस्तों कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगे है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो से आ गया दोस्तों और अलग होने का भाव आ रहा है तो ये है एक अपादान कारक। ठीक है। आगे प्रश्न कौन सा शब्द विशेषण है? तो विशेषण जो होता है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं और इसमें शब्द जो है विशेषण वो है काला। ठीक है। आगे निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो ये है ज्योति रोती है। ऑप्शन सी इसमें एक अकर्मक क्रिया है, याद रखिए। आगे बढ़ेंगे कि तिरस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें उपसर्ग है दोस्तों तिरस। ऑप्शन है। उपसर्ग जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं जो शब्दांश के पहले लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है और तिरस प्लस कार से बना है तिरस्कार तो उपसर्ग होगा तिरस। आगे है उपसर्ग को कहते हैं दोस्तों शब्दांश। ऑप्शन है। तो दोस्तों ये थे आपके लैंग्वेज 2 के प्रश्न। अब हम आते हैं महत्वपूर्ण गणित के प्रश्नों पर। तो देखिए 91वां प्रश्न, यदि 24 सिक्कों में रुपए के सिक्के 50 पैसे के सिक्के तथा 25 पैसे के सिक्के हैं, इन सिक्कों का मूल्य 13.75 रुपये है। यदि रुपए के सिक्कों की संख्या और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर हो तो 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? तो दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताएंगे इसका जवाब। तो देखिए, तो माना 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या मैंने मान ली x। दोस्तों 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या x है तो 50 वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी दोस्तों 24 माइनस 2x। क्या ठीक है? ये प्रश्न में दे रखा है दोस्तों। और उसी प्रकार हम क्या करेंगे, जो एक वाल यानी कि 1 रुपये वाले सिक्के हैं वो क्या हो जाएंगे? x प्लस 24 माइनस 2x बटा 2, क्योंकि 50 पैसे के सिक्के हैं ये, बटा 2 इसलिए कर देंगे प्लस, और 25 पैसे के सिक्कों के लिए क्या करेंगे? x बटा 4 कर देंगे। ठीक है। तो किसके बराबर है? पूरे के पूरे 13.75 रुपये के। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी दोस्तों, वो आ जाएगी 7 रुपये। तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? ये हमारे पास 7 सिक्के हैं। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान था। आगे बढ़ते हैं कि फौज में 12,000 सिपाही हैं जिनमें से कुछ भारतीय तथा शेष यूरोपीय हैं। यूरोपीय सिपाही की औसत ऊंचाई 1.80 मीटर, भारतीय सिपाही की 1.75 मीटर तथा सारी फौजी की लंबाई 147/60 मीटर है। तो भारतीय सिपाही कितने हैं? तो मान लेते हैं भारतीय सिपाहियों की संख्या है दोस्तों x, मान लिया हमने। ठीक है। तो यूरोपीय सिपाहियों की कितनी संख्या हो गई? 12,000 माइनस x हो गई, क्योंकि टोटल सिपाही तो 12,000 है। ठीक है। तो इसने दे क्या रखा है? जो औसत है दोस्तों वो है इनका 1.80 मीटर है, तो इसकी गुना कर देंगे 1.80 से। ठीक है। और
भारतीयों कितनी है, 1.75 है, तो प्लस एक्स की गुना कर देंगे 1.75 से और इक्वल रख देंगे इनको किसके बराबर। क्या आ जाएगा इसका जवाब, ये हमारा जाएगा दोस्तों अंत में -200। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4000। तो भारतीय सिपाहियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4000। ऑप्शन इसका सही जवाब है दोस्तों। ठीक है, बराबर क्या रखा था हमने, ये रखा था 147/100/60 गुना 12000, ये रखा था बराबर दोस्तों। उससे हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू हमारी सिंपल से आ जाएगी 4000। तो भारतीय सिपाही कितने हैं, 4000 हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान था दोस्तों। आगे 2.8 गुना 4.5 माइनस 1.71 भाग 1.9 का मान कितना है। तो यहाँ पर विबोध मास का फॉर्मूला लगाना है दोस्तों आपको, सिंपल सा बिल्कुल। तो आपका जवाब आ जाएगा आपका 11.7। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो ये नहीं है दोस्तों परास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि 25 रुपये 50 पैसे का मूल्य पैसों में कितना होगा। बिल्कुल आसान है दोस्तों, कितना होगा, ये होगा 2550 पैसे। ठीक है, 25 रुपये 2500 पैसे हो गए, प्लस 50 पैसे कितने होंगे, 2550 पैसे। आगे है कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया, तो कुछ ने 404 लिखा, अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे। तो इसमें हम करेंगे उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं कि गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है। दोस्तों यह त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना और अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना। ए और बी दोनों कथन मुख्य प्रयोजन है, तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा, ए और बी। ठीक है, आगे है कि सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से इन साधनों शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। तो ये करेगा पैमाने का प्रयोग, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे है दोस्तों, ये ऐसे था कि हमने किसका प्रयोग करना था, पैमाना ग्राफ और धागा हमारे पास दे रखा था। तो इसमें जवाब जो आएगा माप का, पैमाना आएगा और टाइल आएगी, तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा, ए और डी। ठीक है, आगे प्रश्न है कि एनसीईआरटी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। तो ये नहीं है दोस्तों अनुपात। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि ये समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है। तो ये उपयुक्त है दोस्तों, ये कागज की पट्टियों का प्रयोग, ऑप्शन ए। ठीक है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। तो इसमें महत्वपूर्ण पहलू जो है दोस्तों वो है विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है। ये हो सकता है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि।
आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक रचना से की जा सकती है? ये की जा सकती है, मान दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। आगे है, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक या रचनावादी जिसे कहेंगे गणितीय कक्षा कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता है? तो ये नहीं माना जा सकता, वो है ऑप्शन आपका बी कि प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषयपरक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। आगे है, गणित के निगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ये नहीं है, गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल शांत है। आगे देखते हैं, यदि x इज इक्वल टू 1/2 है तो x किसका मान क्या होगा दोस्तों? तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको इसको सोल्व करना है दोस्तों। आपको सबसे पहले ये पार्ट सोल्व करना होगा x की वैल्यू पुट करके, फिर पूरा जो आएगा वो पार्ट पूरा सोल्व करना होगा, तो फिर व्युत्क्रम हो जाएगा ऊपर जाके, तो x प्लस आपका जो जवाब होगा अंत में आपका जवाब वो आएगा दोस्तों 1/2 + 3/4, और 1/2 + 3/4 बराबर होंगे वो आपके 5/4 के बराबर होंगे। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है दोस्तों। सिर्फ आपको x की मान रखना है, जवाब आपका आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल शांत था दोस्तों। आगे, सेमी में वह संभवतम लंबाई जिसका प्रयोग 495 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर, 1665 सेंटीमीटर को ठीक ठीक मापने के लिए किया जा सकता है, वो है। तो दोस्तों हम इसका महत्तम समावर्तक निकालेंगे, तो इस 495, 900 और 1665 का जो महत्तम समावर्तक होगा आपका, वो आपका आएगा 45। तो वो मान जो आएगा आपका वो आएगा आपका ऑप्शन सी 45। ठीक है, आगे है कि एक आदमी एक काम को एक दिन में पूरा कर सकता है, तो 7 आदमी मिलकर इससे 7 गुने कार्य को कितना समय में पूरा करेंगे? दोस्तों सिंपल सा है, ये 7 दिन में ही करेंगे, तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु के लागत मूल्य और बिक्री मूल्य में ₹240 का अंतर है, तदनुसार यदि उसमें 20% लाभ होता है तो बिक्री मूल्य कितना है? तो सबसे पहले हम निकालेंगे दोस्तों, माना हमने लागत मूल्य ₹X मान लिया, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य आपको पता है, लागत मूल्य गुना जो लाभ दे रखा है पूरा का 100 + 20/100 कर देंगे, तो हमारा पास विक्रय मूल्य आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 6x/5। ठीक है, हमारे पास विक्रय मूल्य आ गया। तो प्रश्न अनुसार में क्या दे रखा है? जो लाभ यानी कि 240 का अंतर उसमें है, तो 6x/5 - x किसके बराबर है? 240 के बराबर है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी दोस्तों 1200 रुपये। ठीक है, तो लागत मूल्य क्या है उसका? 1200 रुपये है। मैं निकालना क्या है? बिक्री मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 6x/5, 6x/5, यहाँ पर x की वैल्यू में 1200 लिखनी है, तो हमारा मान आ जाएगा 1440 रुपये। तो बिक्री मूल्य कितना है? 1440 रुपये है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे है कि एक व्यक्ति 10,000 रुपये का ऋण लेता है, उसका एक भाग वह 8% वार्षिक की दर पर एक बैंक से लेता है और दूसरा भाग 10% वार्षिक की दर पर दूसरे बैंक से लेता है। वह कुल ब्याज के रूप में 950 रुपये वार्षिक का भुगतान करता है, तदनुसार उसका पहला बैंक से लिया गया ऋण कितना था? तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है दोस्तों, आपको बता दें, 1/R1 - R2 इंटू 100 गुणा 1, 100 गुना आई जो है दोस्तों आपका रेट जो है, बटा टी गुना PR2। ये होता है दोस्तों आपका अभिष्ट धन निकालने का फॉर्मूला। दोस्तों सिंपल सा मान लेकर देना हमने, 1 बटा पहली रेट क्या है? 8 है,
दूसरी क्या है 10 है, इंटू 100 गुना कुल ब्याज कितना दे रखा है हमें 950, 950 लिख देंगे बटा टी, टी की समय कितना है हमारे पास 1 है, 1 वर्ष है, माइनस, ठीक है, माइनस क्या था हमारे पास PR2 था, PRP कितना है 10,000 है और R2 कितना है 10 है। तो सिंपल सा दोस्तों 2500 रुपये आपका अंत में सॉल्यूशन आप करके आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। तो तदनुसार उसका पहले बैंक से लिया गया ऋण था 2500 रुपये। ठीक है, बिल को आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है कि 1/R1 माइनस R2 इंटू 100 गुना जो आपका ब्याज दे रखा है वो बटा समय माइनस PR2। ठीक है, आगे है कि किसी दिए गए आंकड़े के लिए बारंबारता 5 को टेली चिन्हित में निरूपित करते हैं। तो ये करते हैं दोस्तों ऑप्शन बी, 1 2 3 4 और 5वां ही हो गया दोस्तों ये। ठीक है, आगे है समीकरण y इक्वल टू -4 का ग्राफ एक रेखा होगी। दोस्तों समीकरण y इक्वल टू -4 के ग्राफ पर खींची रेखा x x के समांतर होगी। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है। यदि वृत्त का व्यास त्रिभुज की एक भुजा है तो तथा त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज के अन्य दो भुजाएं हैं। तो मान लिया हमने जो वृत्त दोस्तों एक बार लिख लेते हैं, ये आपकी ट्रायंगल हो गई यहाँ पे। ठीक है, इसका मान हमें C रख लिया, यहाँ पर A रख लिया, ये आपकी समकोण त्रिभुज है यहाँ पे, इसका ये AB है, इसका पॉइंट A है, तो केंद्र जो है वो आपका O है। ठीक है, और ये B है, ये आपको दे रखा है दोस्तों। तो मान लिया हमने BC जो आपका AC है, BC जो A है, AC जो है B है। अब लिख दिया दोस्तों, माना AB वृत्त का व्यास तथा त्रिभुज की एक भुजा है। ठीक है, और OA आप देखेंगे OA प्लस OB जो है बराबर है AB के। OA जो है प्लस OB जो बराबर है आपका AB के है, बिल्कुल आसान है। तो AB आपका 20 सेंटीमीटर दे रखा है और त्रिभुज का परिमाप आपका दे रखा है 48 सेंटीमीटर। तो आपके A प्लस बी प्लस 20 किसके बराबर है 48 के है, तो A प्लस बी आपका 28 के बराबर हो जाएगा। आपका एक समीकरण हो गया तैयार दोस्तों। A प्लस बी किसके बराबर है 28 के, आपका समीकरण 1 हो गया। ये समकोण ट्रायंगल ABC में देखेंगे कि AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर होगा आपका AB का स्क्वायर के। पाइथागोरस फॉर्म लगा लेंगे दोस्तों यहाँ से। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू होगा आपका 20 का स्क्वायर यानी 400 के बराबर। ठीक है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर जो है उससे हमारे पास 2AB का मान हो जाएगा। 2AB का मान अंत में क्या हो जाएगा 384, और A माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने के बाद हमारे पास जो A माइनस बी है वो आ जाएगा बराबर है 4 के। समीकरण 2 हमारे पास ये हो गया। तो A प्लस बी बराबर 28 और A माइनस बी बराबर है 4। तो AB का मान निकाल लेंगे, एक 16 हो जाएगा दोस्तों, 20 12 हो जाएगा। तो सिंपल सा है, ऑप्शन C इसका जवाब होगा दोस्तों, 12 और 16। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से बताया गया दोस्तों आपको। आगे देखिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है। यदि वृत्त का व्यास त्रिभुज की एक भुजा है तथा त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर तो त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं हैं। तो इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम आपको लगानी पड़ेगी दोस्तों। तो सिंपल सा इसमें भी आपका जवाब आ जाएगा। जो आपकी भुजा है वो एक तो आएगी 12 और एक आएगी 16। कैसे आएगी आप एक बार देख लीजिए। यह हो गया आपका ट्रायंगल, हो गया आपकी ये, यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर बी है, यहाँ ये 10-10 की हैं पॉइंट हो गया दोस्तों। केंद्र बिंदु आपका 10-10 सेंटीमीटर की हैं दोनों। ठीक है, ये आपका ए और ये वाई भुजा है, ये आपका सी है। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे दोस्तों, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर आपका AB स्क्वायर। तो वहाँ से आपका वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400 के। ठीक है, और AB प्लस BC प्लस AC पर आपको परिमाप दे रखा है इन दोनों का 48 सेंटीमीटर, तीनों भुजाओं का परिमाप दे रखा है। तो AC प्लस BC बराबर हो जाएगा आपका 28। तो दोनों एक और समीकरण 2
को सॉल्यूशन करने के बाद AC आपका पास हो जाएगी 16 सेंटीमीटर तथा BC हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 12 और 16। ठीक है, आगे है। राधिका ने 2,50,000 में एक कार खरीदी। अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई तथा पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12% और गिर गई। इन 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत है। दोस्तों कितनी गिरी है? 10% गिरी है, यानी कि जब गिरते हैं तो -10% होता है, माइनस का निशान लगा देंगे। और 12% गिरी है तो वाई लिख देंगे हम, 12%। इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है दोस्तों x+y + xy/100, वो लगा देंगे, यानी कि -10 - 12, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 120, 12 10 120/100। तो हमारा मान जो है आ जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका -20.8%। ठीक है, तो कितनी घटी? 20.8% घटी। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। आगे है, द्विघात समीकरण 6x² + 5x + 1 = 0 के मूलों के व्युत्क्रम मूलों का वाला समीकरण है। तो ये होगा आपका ऑप्शन डी, x² + 5x + 6 = 0। ठीक है, आगे देखिए। 4 लड़कों तथा 3 लड़कियों ने औसतन ₹120 खर्च किए। उनमें लड़कों ने यदि औसतन ₹150 खर्च किए हों तो लड़कियों का औसत खर्च कितना था? तो कुल खर्च दोस्तों 120 × 7 हो जाएगा। कुल खर्च 120 × 7 तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 840 रुपये कुल खर्च था। क्योंकि आपको पता है कि 4 लड़के और 3 लड़कियां साथ हो जाएंगी, 120 खर्च किया है तो औसतन गुना टोटल जो है वो हो जाएगा 840 रुपये। तो 4 लड़कों का कुल खर्च कितना हो जाएगा? 150 × 4 हो जाएगा 600 रुपये लड़कों का हो गया। ठीक है, तो 3 लड़कियों का कुल खर्च कितना होगा? 840 - 600, यानी कि 240 रुपये 3 लड़कियों का खर्च हो गया। ठीक है, तो इनका औसत कितना होगा? 240/3 कर देंगे तो कुल औसत होगा इसका 80 रुपये। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे है कि 3 संख्याओं का योग 58 है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 4:9 है तथा दूसरी संख्या से तीसरी संख्या का अनुपात 9:16 है। पहली और तीसरी संख्या का योग क्या है? तो 3 संख्याओं का में अनुपात 2 है दोस्तों, वो है 4:9:16। माना संख्याएं हैं 4x 9x या 16x। हमने मान ली दोस्तों, माना तीनों संख्याएं जो हैं 4x 9x 16x हैं। प्रश्नानुसार क्या दे रखा है? जो उसका योग है वो 58 है, यानी तीनों का जोड़ देंगे हम तो ये किसके बराबर कर देंगे? 58 के बराबर। यहाँ से मैक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2। ठीक है, तो योग कितना हो जाएगा पूरे का इसका? ये हो जाएगा 4x + 16x। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा दोस्तों 40। 20 × 2 हो जाएगा अंत में 40। तो जवाब आ जाएगा आपका तीसरी संख्या का योग है 40। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, क्योंकि 4x + 16x = 20x होता है और x की वैल्यू हमारे पास 2 है तो 20 × 2 हो जाएगा 40। आगे देखिए कि त्रिभुज ABC का शीर्ष कोण A 90 डिग्री का है। BC की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि AB 24 मिलीमीटर और AC 7 मिलीमीटर हो। तो मैं ये आकृति बना दे रहे हैं दोस्तों। ये आपकी कोण A है, ये C है और ये B है। ये है आपकी 7 मिलीमीटर, ये आपकी है 24 मिलीमीटर। तो ट्रायंगल BAC में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो BC का स्क्वायर = AB का स्क्वायर + AC का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो BC स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 625। तो BC कितना हो जाएगा आपके पास? 25 मिलीमीटर। तो कितना जवाब हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी 25 मिलीमीटर। ठीक है, BC हो जाएगा आपका 25 मिलीमीटर। सिंपल सा था, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपको सीधा सा जवाब निकालना था। आगे है, 12 सेंटीमीटर व्यास वाला गियर 18 सेंटीमीटर व्यास वाले दूसरे गियर को घुमा रहा है।
तदनुसार यदि छोटे गियर की 42 चक्कर हो जाएं तो बड़े गियर के कितने चक्कर हो जाएंगे? तो 20 चक्करों की संख्या जो है पहले गियर का व्यास बटा दूसरे गियर का व्यास हम निकाल लेंगे दोस्तों, गुना पहले गियर के कुल चक्कर कर लेंगे। यानी कि पहले गियर का व्यास कितना है? 12 है, दूसरे गियर का व्यास 18 है और चक्करों की संख्या दोस्तों 42 है। वो गुना कर देंगे तो हमारा पास जवाब आ जाएगा 28। तो बड़े गियर के कितने चक्कर हो जाएंगे? 28 हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपके गणित के प्रश्न। अब हम आते हैं पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों पर। देखिए 121वां प्रश्न कि पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला चरण कारण कौन सा है, उसे चुनिए। तो यह आपका ऑप्शन ए कि शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है दोस्तों। ठीक है, आगे प्रश्न है कि संतोष यादव को सम्मान के साथ याद किया जाता है क्योंकि वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की प्रथम महिला है। ऑप्शन ए दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती। तो ये नहीं करती है दोस्तों तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। आगे प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशलों के विकास की आवश्यकता है। तो किन कौशलों की आवश्यकता है दोस्तों? यह आपकी स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ, और प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ। स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना ये गलत है दोस्तों। ए बी सी आपका बिल्कुल सही है, तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ए बी सी। ठीक है, आगे है प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। तो ये नहीं है आपका विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आगे प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। ये नहीं करती है दोस्तों बच्चे कम गलतियां करें। ऑप्शन बी, बच्चे गलतियां करें और उनको सुधारें। जब बच्चे गलतियां करते हैं तभी उनको गलती का पता चलता है और इसी प्रकार से वो समस्या समाधान ढूंढने के सम्मुख आते हैं और अपनी समस्या का समाधान करने के लिए खुद ही जुट जाते हैं दोस्तों। आगे है कि एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। कौन कौन से? कि समूह में पत्तियों का संग्रह करना, पत्तियों के कार्य स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना, अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए? तो ये नहीं दिया जाना चाहिए दोस्तों कि जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे है कि निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों ये करते हैं गोवा में। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अगर दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने के देने के लिए
वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं। तो ये है चूहा। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा तो ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा जो है, मिट्टी जो है वो बंजर हो जाएगी दोस्तों। ऑप्शन सी। आगे है कि रेगिस्तानी योग के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो आपको 4 कथन दे रखे हैं दोस्तों, और आपको बताना सही कथन इनमें से कौन सा है। तो देखते हैं, पहला, रेगिस्तानी योग एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मिलीमीटर होती है। बिल्कुल सही है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। ये भी सही है दोस्तों। अगला, इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। ये भी सही है दोस्तों। यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है। ये बात गलत है। ए बी सी बिल्कुल सही कथन है, लेकिन डी जो है गलत है दोस्तों, क्योंकि जो ये पेड़ है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, न कि आबू धाबी में। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा ए बी सी। ठीक है, आगे है कि वह व्यक्ति 2/1/2015 को मडगांव से नागरकोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा। रेलगाड़ी 7:45 मडगांव से चली और अगले दिन अर्थात 3/1/2015 को 4:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी थी लगभग? तो आपको सिर्फ पता लगाना है दोस्तों कि 7:45 बजे मडगांव से तथा अगले दिन 3/1/2015 को नागरकोइल पहुंची, तो दोनों स्टेशनों के बीच में लगा समय जो होगा आपका वो होगा लगभग 21 घंटे। तो औसत चाल आपको पता है दोस्तों, फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी आपकी 1140 है, समय आपका 21 घंटा है, तो आपका औसत चाल जो हो जाएगी वो हो जाएगी 54 किलोमीटर पर घंटा दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे है, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल और फिर रांची का भ्रमण करना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशा होगी पहले। तो दोस्तों सबसे पहले वो दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे है कि नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। तो दोस्तों ये सभी जो है अंडे देते हैं। ऑप्शन इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है। तो इनका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे है कि प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपनी कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी? तो यहाँ आंकेगी दोस्तों यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है। और ऑप्शन सी इसका जवाब है। ठीक है, आगे है कि आपके प्रधानाचार्य ने अपने आपसे कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप किस अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगे? तो इसमें जो है क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणित तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। तो इसमें करेंगे तो ऑप्शन इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? ये नहीं है न्याय और समानता के प्रति चिंता।
आगे प्रश्न है कि इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में मिलाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा है। यह पौधा है दोस्तों नारियल का। ठीक है, आगे है कांसा ब्रांच के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। कथन आपके पास यह एल्यूमिनियम आयरन कॉपर जैसा एक तत्व है। दोस्तों हमें देखना है कि इनमें से कौन सा जो कथन है वो बिल्कुल सही होगा। यह एल्यूमिनियम आयरन कॉपर जैसा एक तत्व है, बिल्कुल गलत दोस्तों। इसे भट्टी में कॉपर और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है, ये सही है। आदिवासी लोग ब्रोंज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं, ये भी सही है। और ब्रोंज की बनी वस्तुएं एल्यूमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु अधिक मजबूत टिकाई होती हैं, ये बात गलत है दोस्तों। तो बी और सी बाल आपका गलत कथन सही है, तो ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने फैलने वाले रोगों का समुच्चय है? तो यह है चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे। किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था, स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर है 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर इन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर मापी जाती है, तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी लगभग, तो ये होगी इसकी 1.067 किलोमीटर। ठीक है, आपको सिर्फ 110 गुना 9.7 सेंटीमीटर की गुना करनी है, आपका जवाब आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, और फिर आपका जो जवाब आएगा वो आएगा आपका 1067 मीटर, और 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, तो आपका जवाब आ जाएगा 1.067 किलोमीटर। आगे वन्यजीव सुरक्षा परिषद अधिनियम पारित किया गया था। ये किया गया था वर्ष 1972 में दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। आगे देखिए कि जयशमन झील उदयपुर, जो कि मानव निर्मित ताजे मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है, किस नदी पर बनाई गई है? तो ये बनाई गई है दोस्तों गोमती नदी पर, याद रखिए। आगे है कि आर्सेनिक जल द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, तो यह है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, ये किया गया था वर्ष 1973 में। आगे है दोस्तों कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहते हैं किण्वन। आगे है प्रश्न कि किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये लिया गया है यूएसएसआर से, ऑप्शन डी। ठीक है, अंतिम प्रश्न दोस्तों 150वां प्रश्न देखिए कि तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी है? तो यह आपकी कृष्ण व्यूअर, या जिसे ब्लैक होल भी कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। तो दोस्तों ये थे आपके रीट लेवल 1 का प्रैक्टिस पेपर, वो होता है आपका कंप्लीट। अगर आपको इन 150 प्रश्नों में से किसी प्रश्न में कोई समस्या आती है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा और वहाँ पर सिर्फ प्रश्न संख्या डाल दीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा दोस्तों। हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करूँगा, मेरा प्रॉमिस आपसे। उससे भी आगे अगर कोई समस्या है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जीमेल आईडी मिल जाएगी, वहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आपको इस पूरी की पूरी वीडियो की जो है PDF भी मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों आपको, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और आर्ट्स नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए और रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।